खबर चंडीगढ़ से है। चंडीगढ़ में पत्रकार हत्याकांड में डेरा प्रमुख बरी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट फैसला, बड़ा फैसला। 2002 के हत्या के मामले में गुरमीत राम रहीम निर्दोष। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख को मिली राहत। वकील जितेंद्र खुराना ने दी जानकारी। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख को मिली राहत। पंजाब हरियाणा कोर्ट का बड़ा फैसला। 2002 की हत्या के मामले में गुरमीत राम रहीम निर्दोष। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को मिली राहत। वकील जितेंद्र खुराना ने दी जानकारी। चंडीगढ़ से बड़ी खबर। पत्रकार हत्याकांड में गुरमीत राम रहीम को बरी किया गया। खबर रायपुर से है। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का अहम कार्यक्रम दोपहर 2:30 बजे जुनेजा इंडोरियम स्टेडियम में पहुंचेंगे। सीएम साय राजकीय स्त्री विहान लखपति दीदी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। 2026 में
शाम 5:30 बजे बीजेपी के कार्यालय में एकात्म परिसर में होली के कार्यक्रम के बाद 7:30 बजे मुख्यमंत्री निवास लौटेंगे। दोपहर 2 बजे जुनेजा इंडोर स्टेडियम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। कार्यक्रमों के बाद 7:30 बजे मुख्यमंत्री निवास लौटेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जुनेजा इंडोर स्टेडियम में पहुंचेंगे। बात करेंगे उत्तर प्रदेश में मुख्य चुनाव आयोग की क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उधर चलते हैं। अवधि में की जा रही है और 6 जनवरी से लेकर 6 मार्च तक यानी कल तक ये 2 महीनों में जो आंकड़े हैं फॉर्मों की प्राप्ति के, आवेदनों की, दावों और आपत्तियों की प्राप्ति के और नोटिसेस की सुनवाई के, वो इस प्रकार हैं। ये सारा हम आपको लिखित में भी दे देंगे, तो केवल मेरा अनुरोध है कि उसको आप सुन लेंगे, बाकी हम आपको ये सारे आंकड़े लिखित में आपको सर्कुलेट कर देंगे। तो 6 जनवरी को जो हमारी आलेख्य मतदाता सूची प्रकाशित हुई थी, मसौदा मतदाता सूची, जिसको हम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट बोलते हैं या ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल बोलते हैं, उसमें हमारे 12,55,56,025 नाम थे और इसमें 6,88,43,159 जो कि 54.83% बनता है, ये पुरुष मतदाताओं के नाम थे। 5,67,08,747 जो कि 45.17% बनता है, ये महिला मतदाताओं के नाम थे। और 4,119 तृतीय लिंग के मतदाताओं के नाम थे, जो 0.01% से भी कम है। तो इसमें हमारे जो सुनवाई नोटिस जारी किए गए और सुनवाई हुई, इसमें 2 किस्म के मतदाताओं के नोटिस जारी किए। एक तो जिन्होंने मिलान नहीं कराया था अपना गणना चरण में 2003 के अंतिम मतदाता सूची में, वो अथवा उनके माता पिता या उनके ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ उनका नाम था, ये बिल्कुल खाली छोड़ा था, मिलान नहीं कराया, जिसको हम नो मैपिंग भी बोलते हैं। ऐसे 1.04 करोड़ मतदाता थे। और ऐसे मतदाता जिन्होंने मिलान कराया लेकिन उसमें तार्किक विसंगतियाँ आई, जैसे कि नाम का आपस में ना मिलना, पिता और मतदाता के बीच में 15 साल से भी कम का अंतर आयु में, इस तरह की तार्किक विसंगतियाँ जो थी वो 2.22 करोड़, कुल मिला के 3.26 करोड़, लगभग 3.25 करोड़ कह सकते हैं, ऐसे मतदाताओं को नोटिस जारी होने थे। और हमारा नोटिस जारी पहले 14 जनवरी को हमारा पहला नोटिस जारी हो गया था और नोटिस सुनवाई हो गई थी 21 जनवरी से प्रारंभ। कल तक का अगर हम आंकड़ा देखें 6 मार्च 2026 तक का, तो इसमें सारे जो नोटिस जारी होने थे, सारे के सारे नोटिस प्रिंट हो गए हैं, जनरेट हो गए हैं, जिसको हम कह सकते हैं 100% हमारे नोटिस जनरेट हो गए। और इसमें से जो हमने वितरण कर दिया यानी मतदाता को रिसीव करा दिया, ये 3.06 करोड़, और अगर प्रतिशत में कहें तो 93.8%, 93.8% हमने नोटिसेस को रिसीव भी करा दिया। और रिसीव कराने के बाद जो सुनवाई हुई उसमें 2.80 करोड़ मतदाताओं की सुनवाई भी पूर्ण हो गई। प्रतिशत में देखें तो 85.80% मतदाताओं की सुनवाई भी पूर्ण कल तक हो चुकी है। सुनवाई को सुगम बनाने के लिए और एक स्थान पर अधिक मतदाताओं को ना बुलाना पड़े, मतदाताओं को अपने घर से बहुत दूर ना जाना पड़े, इसके लिए हमने पर्याप्त संख्या में अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी लगाए थे। हमारे 403 विधानसभाएं हैं उत्तर प्रदेश में, तो 403 तो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हैं और 12,758 12,758 हमारे सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हैं।
तो इन दोनों ने, निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारियों ने और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारियों ने मिलकर सुनवाई की, और सुनवाई के जो केंद्र थे, स्थान थे, वो भी समय के साथ हम बढ़ाते रहे और 5,621 स्थानों पर सुनवाई हुई। इन सब सुनवाई के दौरान निर्देश हमारे अधिकारियों को था कि हेल्प डेस्क लगाएं, जिससे जो मतदाता है उनकी कोई भी परीक्षा है, कोई कन्फ्यूजन है, उसको दूर किया जा सके और इस प्रकार से सुनवाई को अंजाम दिया जाए कि मतदाताओं को कम से कम समय लगे सुनवाई स्थल पर। और ये तो था जो ना मिलान, जिनका मिलान नहीं हुआ था, नो मैपिंग वाले मतदाताओं के लिए। और एक सुविधा ये भी थी कि अगर मतदाता स्वयं नहीं आ सकते तो किसी को भी वो लिखित रूप में या अंगूठा लगाकर नामित कर सकते हैं अपने प्रतिनिधि के रूप में, जो उनके दस्तावेज लाके सुनवाई करवा सकते हैं। जिन मतदाताओं की मिलान हो गया था लेकिन तार्किक विसंगति थी, उनके लिए और आसान किया गया था कि बूथ लेवल अधिकारी भी घर जाके उनका सुनवाई कर सकते थे। उसकी व्यवस्था थी। BLO ऐप के माध्यम से फोटो, हाजिरी, पावती और दस्तावेज और घोषणा जो BLO ने की है वो सब अपलोड करने की व्यवस्था थी। तो उनको घर जाके भी हमने सुनवाई की गई। तो इस प्रकार अब जो सुनवाई लगभग 14% के आसपास हमारी शेष है और हमारे दिन अभी 27 मार्च तक का हमारे पास समय है। तो 3 सप्ताह का समय है और जिस गति से कार्य हो रहा है ये समय पर्याप्त है और समय रहते सुनवाई हम लोग पूर्ण कर लेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि 6 जनवरी से हमारी दावा एवं आपत्ति अवधि प्रारंभ हुई थी। शुरू में इसे 1 महीने का समय हमने लिया था, बाद में 1 महीना अतिरिक्त रूप से हमने लिया था और कुल मिला के 2 महीने का ये समय था। इस 2 महीने में दावा यानी फॉर्म 6 भरना, जिससे व्यक्ति का नाम अगर ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है तो ड्राफ्ट लिस्ट में, उस वोटर लिस्ट में आ जाए, वो 70,69,810 फॉर्म 6 आए, दावे आए। 6 जनवरी 2026 से शुरू करके 6 मार्च 2026 तक इन दोनों तिथियों को शामिल करते हुए, और जिसमें से अगर हम देखेंगे पुरुषों के कितने दावे आए, महिलाओं के कितने आए, तृतीय लिंग के मतदाताओं के कितने आए। पुरुषों के 34,96,911 दावे प्राप्त हुए, महिलाओं के 35,72,603 दावे प्राप्त हुए। यानी महिलाओं के दावे पुरुषों से अधिक है और तृतीय लिंग के 296 मतदाताओं के दावे यानी फॉर्म 6 प्राप्त हुए। मैं एक बार फिर इन आंकड़ों को दोहरा देता हूं। वैसे में जैसा मैंने बताया कि इस बार हम आपको लिखित में भी सारे आंकड़े दे देंगे, तो आप केवल मेरी तरफ अगर ध्यान देंगे लिखने में आपको मिल जाएगा। 70,69,810 कुल फॉर्म 6 प्राप्त हुए 6 जनवरी 2026 से लेकर 6 मार्च 2026 तक। पुरुषों के फॉर्म 6 प्राप्त हुए 34,96,911, महिलाओं के फॉर्म 6 प्राप्त हुए 35,72,603। यानी महिलाओं के फॉर्म जो प्राप्त हुए उनकी संख्या अधिक थी पुरुषों के फॉर्म जो प्राप्त हुए उससे, और तृतीय लिंग के मतदाताओं के 296 हमारे फॉर्म 6 प्राप्त हुए। अगर हम 27 अक्टूबर से गणना करें, क्योंकि जब 27 अक्टूबर को घोषणा हुई कि उत्तर प्रदेश में SIR होगा और तब से फॉर्म आ रहे थे, फॉर्म 6 आ रहे थे, फॉर्म 7, फॉर्म 8, अगर तब से हम गिनती करें तो 86,69,073 86,69,073 कुल फॉर्म 6 प्राप्त हुए 27 अक्टूबर 2025 से लेकर 6 मार्च 2026 तक। अगर इसको हम देखें कि लिंग के हिसाब से कि कितने पुरुष, कितने महिला, कितने तृतीय लिंग के फॉर्म 6 प्राप्त हुए, तो पुरुषों के 43,06,364, महिलाओं के
43,62,323 यानी महिलाओं के फॉर्म 6, अगर हम 27 अक्टूबर से भी गिनती करें तो ज़्यादा थे पुरुषों के मुकाबले में, और तृतीय लिंग के मतदाताओं के 386 फॉर्म 6 प्राप्त हुए। अब जिसको हम आपत्तियां कहते हैं या फॉर्म 7 कहते हैं, जिससे ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में कोई नाम है और उसको किसी व्यक्ति को आपत्ति है कि नहीं होना चाहिए, उसको हटाना है, उसके लिए फॉर्म 7 भरा जाता है। तो दावा आपत्ति अवधि की अगर हम बात करें 6 जनवरी 2006 से लेके जिस दिन ड्राफ्ट पब्लिश हुआ और कल तक 6 मार्च 2026 तक कुल मिला के उत्तर प्रदेश में 2,68,682 फॉर्म 7 जमा हुए हैं, जिनमें पुरुषों के नाम काटने के लिए 1,58,027, महिलाओं के नाम काटने के लिए 1,10,645, तृतीय लिंग के मतदाताओं का नाम काटने के लिए 10। यानी मैं एक बार फिर बताता हूं कि फॉर्म 7 6 जनवरी 2026 जिस दिन ड्राफ्ट पब्लिश हुआ था, दावा आपत्ति अवधि प्रारंभ हुई। खबर आगरा से। आगरा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। खेरिया एयरपोर्ट पर जनप्रतिनिधियों ने किया स्वागत। एयरपोर्ट के से होटल अमर पहुंचेंगे सीएम योगी। होटल अमर में भाजपा संघ की अहम बैठक। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के रणनीति। सिकंदरा क्षेत्र में यथार्थ हॉस्पिटल का लोकार्पण भी करेंगे सीएम योगी। एयरपोर्ट से होटल अमर पहुंचेंगे सीएम योगी। और 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के भी रणनीति में बैठक करेंगे सीएम योगी। आगरा पहुंचे मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ। शहर थाना के कोतवाली क्षेत्र में चौकी बागपुर इलाके में स्थित ब्रज नर्सिंग होम में शुक्रवार को जच्चा बच्चा की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझा करके स्थिति को शांत कराया। परिजनों के अनुसार गोवर्धन क्षेत्र के गांव पंडाल निवासी दीपा 32 वर्षीय पत्नी खेमचंद को शुक्रवार की सुबह करीब 10 बजे प्रसव पीड़ा होने के पर ब्रज नर्सिंग होम में भर्ती कराया था। परिवार का आरोप है कि सुबह से शाम तक डॉक्टरों के द्वारा डिलीवरी को सामान्य बताया जा रहा था, लेकिन शाम 6:30 बजे अचानक जच्चा और बच्चे दोनों की मौत हो गई। मौत की खबर पाते ही अस्पताल में मौजूद परिजन भड़क गए और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। करीब आधे घंटे पहले अस्पताल परिसर में इससे पहले कि उसके 2 बच्चे सामान्य प्रसव होते हुए जच्चा बच्चा की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। नहीं, हम आते हैं जिम्मेदारी यूँ कहिए डॉक्टर ने हमें जिम्मेदारी, हम काहे को बैठे हैं डॉक्टर दिलाते रहे हम यूँ करें हमारे बच्चा को ऑपरेशन कर दो। नहीं हम नॉर्मल ही कर देंगे और कुछ है
कुछ हैगा तो बच्चे को कुछ हैगा तो नहीं, हम है गारंटी। मेरी ये डॉक्टर साहब की इसमें लापरवाही है, क्योंकि पहले से सुबह से दिलासा दिला रहे हैं कि ठीक है संतुष्टि दिला रहे हैं, लेकिन मौके पे आने के बाद में फिर कोई है नहीं है, बॉडी बाहर निकाल दी है इन्होंने। पुलिस प्रशासन भी यही कह रहा है, दिलासा दिला रहा है, और ये डॉक्टर की सबसे ज़्यादा लापरवाही है। ऐसा जो हमारे साथ में हुआ है किसी और के साथ में ना हो। डॉक्टर अवधेश मेरे यहाँ सुबह 10 बजे एक बच्चा को लेकर के आए, जिसके कि पेट में भरा हुआ बच्चा था। जब उसको हमने उसके पेपर्स देखे तो उन्होंने कल अपनी गोवर्धन में डॉक्टर राजीव शर्मा की अल्ट्रासाउंड कराया था, उसमें भरा हुआ बच्चा लिखा था पूरे टाइम का, और कुछ ब्लड टेस्ट उनके पास थे। हमने उनको सुबह भर्ती किया, और भर्ती करने के बाद मरीज़ की हालत को देखते हुए उन लोगों को समझाया कि इसकी हम नॉर्मल डिलीवरी कराएंगे तो अच्छा रहेगा। पहले से ही बच्चा मरा हुआ है, पेट की हालत अच्छी नहीं है। खबर रामपुर से है। रामपुर के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सागर को समाजवादी पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने बताया कि प्रदेश सचिव बनाया गया। सुरेंद्र सागर के बीते वर्ष में बसपा से निष्कासित होने के बाद सपा में शामिल हुए थे। हाल ही में उन्होंने लखनऊ में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। प्रदेश सचिव बनाए जाने पर उनके समर्थकों में खुशी की लहर। वहीं सूत्रों के अनुसार इस फैसले से सपा नेता आजम खां नाराज बताए जा रहे हैं। के न्यूज़ से बातचीत करने में सुरेंद्र सागर ने कहा कि अखिलेश यादव ने जो भी जिम्मेदारी दी है उसे पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगा। उन्होंने कहा कि राजनीति में नए नहीं बल्कि 25 से 26 साल से बहुजन समाज पार्टी में काम किया है। सुरेंद्र सागर ने दावा किया कि 2027 में बदलाव होगा और समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। रामपुर में आपको बता दें समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है और उसी गढ़ को लेकर सुरेंद्र सागर को प्रदेश सचिव का जो कमान है वो दी गई है। बातचीत कर लेते हैं कि ये जो बड़ी कमान दी गई है उस पद को संभालने के लिए कितने सक्षम है और किस तरीके से इस पद को निभाएंगे। सुरेंद्र जी आपको बहुत बहुत पहले तो बधाई हो। धन्यवाद। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये बहुत बड़ी कमान आपको दी गई है, चुनाव भी आगे रखा है 2027 को लेकर, उसको लेकर किस नजर से आपको देखते हैं? ये पद आपको दिया गया है, किस जिम्मेदारी से इस पद को आप संभालने वाले हैं? देखिए, राजनीति में हम कोई नए नहीं हैं। 25-26 साल लगातार बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, उसमें मैंने काम किया है और उन लेवलों पर काम किया है जहां एमएलए एमपीओ के टिकटों की सिफारिश की जाती है। काफ़ी तजुर्बा राजनीति का है और 2022 में मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा था सुरक्षित सीट से। तो जिस तरह की पूरे प्रदेश में हवा थी, हिंदू मुस्लिम की तरफ वोट डाइवर्ट हुआ, तो बहुत अच्छी पोजीशन में मुझे वहाँ से सहयोग मिला मतदाताओं का। तो इसी क्रम में क्योंकि लक्ष्य समाजवादी पार्टी के सामने सरकार बनाने का है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हर जिले में सर्वे करा रहे हैं, उनकी सर्वे एजेंसी है और वो एजेंसी रिपोर्ट ले जाके देती हैं कि भाई किसके जुड़ने से पार्टी को लाभ हुआ। तो उसी के तहत अभी पिछले लोकसभा चुनाव में अयोध्या की सीट पे उन्होंने एससी समाज को जनरल सीट पर लड़ाने का काम किया। उसका रिजल्ट ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी और समाजवादी पार्टी चुनाव जीती। तो उनका ये फार्मूला कामयाब हुआ है एमपी के इलेक्शन में। अब आने वाले जो विधानसभा के चुनाव हैं उनका लक्ष्य ये है कि कुछ सीटों पे, जनरल सीटों पे भी एससी वालों को चुनाव लड़ाएंगे ताकि उनका वोट साथ में आए और भारतीय जनता पार्टी को आसानी से हराया जाए।
सागर जी, मेरा आपसे सवाल कि आपको बहुजन समाजवादी पार्टी में बड़ी कमान दे रखी थी, उसके बाद आपने बहुत लंबा वक्त बिताया और अब समाजवादी पार्टी की कमान आपको दी गई है। क्या लगता है किस तरह वोटों को लुभाने का काम रहेगा और अब जो चुनाव आ रहा है उसमें किस तरह आप खरे उतरने वाले हैं? देखिए, वोटों को लुभाने का काम नहीं रहेगा, बल्कि वोटर बहुत बड़े पैमाने पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार से परेशान है। व्यापारी है तो जीएसटी को लेकर परेशान है, कर्मचारी परेशान है। तो ये आपने सुना, सुरेंद्र सागर जी थे जिन्होंने कहा है कि आजम खान से कोई नाराजगी नहीं है और उनकी पत्नी और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान से भी कहीं ना कहीं मुलाकात करने की कोशिश करेंगे और अखिलेश यादव ने जो कार्यभार संभालने की कमान इतनी बड़ी दी है उसको भी जिम्मेदारी से निभाने की बात की। कैमरा सहयोग के साथ विशाल सक्सेना के न्यूज़ रामपुर। खबर मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से है। इस वक्त दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। सीहोर जिले के सिद्दीकीगंज थाना क्षेत्र में धर्मपुरी गांव में परीक्षा देने जा रहे भाई बहन की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि इस वारदात के पीछे पारिवारिक रंजिश का मामला सामने आया है। मृतकों की पहचान कुलदीप और शीतल के रूप में हुई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल 2 शवों को पोस्टमार्टम के लिए भर्ती कराया गया है और परिवार का द्वारा अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जारी है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि कुलदीप और शीतल नाम के 2 भाई बहन परीक्षा देने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में रोक करके उन पर धारदार हथियार से गले पर हमला किया गया, जिससे बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मामला पारिवारिक रंजिश से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। आरोप है कि बच्चों के बड़े पापा हरि और उनके पुत्र हेमंत ने इस घटना को अंजाम दिया है। घटना की सूचना मिलते ही सिद्दीकगंज में आष्टा पुलिस मौके पर पहुंची है। एसडीओपी आष्टा भी अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर मौजूद रहे और पूरे इस मामले की जांच शुरू कर दी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए के न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज।